हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 4 लेकर आया और इसमें बताने वाला हूँ आपका मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंसेस। ठीक है, तो बिना देर करवाए स्टार्ट करते हैं। अब तो पहले इधर मेटल और इधर है नॉन मेटल। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, जबकि अधातु चमकदार नहीं होते। लेकिन ये बच्चों यहाँ पे आपके अपवाद में क्या है, आयोडीन है। ठीक है, धातु आघातवर्ग या तन्य आघातवर्ग के मैंने पहले भी समझा चुका हूं कि ये जिसको पीट पीट करके पतली चादर रूप में बनाया जा सके। और तन्य के मतलब क्या होता है कि इसे पतले तार के रूप में ढाला जा सकता है, उसे तन्य बोलते हैं। ठीक है, तो और इसमें ये नहीं होती है, लेकिन ये क्या होता है, भंगुर होता है। ठीक है, धातु उष्मा धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं, कंडक्ट करते हैं यानी कंडक्टर हैं। और अपवाद में क्या है, सीसा, जो ये नहीं है। तो ये अपवाद वाला आपको ये रिमेंबर रखना है कि मेटल होने के बावजूद भी क्या है, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होते। अब अधातु अघातु वाले तने नहीं होते हैं, ये सेम चीज रिपीट करिए यहाँ पे। धातु ठोस होते हैं, अपवाद में क्या है, पारा। आने की जितने भी मेटल है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, पारा है। तो पारा का प्रयोग बच्चों, अगर आप पारा मतलब मरकरी शायद आप नहीं समझ पाते, आप ऐसे समझ सकते हो कि जब किसी को बीपी वगैरह मापा जाता है तो जो डॉक्टर लेकर के आता है तो उसमें देखते हो कि थर्मोमीटर में लगा होता है पारा, जो सफेद कलर में होता है। अब अधातु ठोस और गैस होती है, लेकिन अपवाद में क्या है बच्चों, ब्रोमीन है। ब्रोमीन है, तो ये आपका अपवाद वाला रिमेंबर करना जरूरी है। उसके बाद है धातु के गलनांक के क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातु के गलनांक के क्वथनांक उच्च होते हैं, इसके मतलब क्या है कि ये आपको मैंने बताया था कि ये क्या कठोर है। कठोर होने की वजह से इसे क्वथनांक के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जबकि अधातु में क्या होते हैं, ये निम्न होते हैं। अधिकांश धातु के घनत्व उच्च होते हैं। घनत्व के मतलब मैंने पिछले भी बताया था कि मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। यानी कि जो द्रव्यमान है उसको अगर डिवाइड कर देते हो आप आयतन से, तो वो क्या निकल जाएगा, आपका डेंसिटी निकल जाएगा। अब उसके बाद है, और इसका क्या इसका उच्च होता है, इसका निम्न होता है। अब इसकी अगर बात करूं, इसे हथौड़े और अन्य किसी भी चीज से अगर ठोकने पे या हिट करने पे ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार का साउंड उत्पन्न होता है, यानी साउंड निकलता है, सीधा ये बोल सकते हैं। और इसके साउंड नहीं निकलते हैं। धातु अपारदर्शी होते हैं, सॉरी, धातु अपारदर्शी यानी कि अपारदर्शी के मतलब उसे हम इस पार से उस पार, अगर जहां पे धातु है, धातु के दूसरी और साइड का चीज हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी अधातु में भी सेम होता है। सॉरी, यहाँ पे ये धातु धातु लिखा गया, यहाँ पे अधातु भी होगा। ठीक है, अधातु भी क्या होता है, अपारदर्शी होता है। दोनों में सेम केसेस है, यहाँ पे इन दोनों में एक चीज में सेम है, बाकी सब डिफरेंसेस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहले पढ़ा है उसी के आधार पे है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बात करूं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो करेगा कि धातु विद्युत का धनात्मक होती है। विद्युत का धनात्मक क्यों होती है, क्योंकि ये अपने जो बाहरी सेल में जो एलिमेंट है वो, सॉरी, बाहरी सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसे क्या करता है, डोनेट करता है। और जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यानी ऑटोनमस सेल में, उसी वही क्या होता है, धनात्मक यानी कि सीधा आप ये समझो कि वैसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, उस पे धनायन आने के, उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को बोलते हैं विद्युत धनात्मक। ठीक है, और इसी तरह से ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। लेकिन अपवाद में क्या बच्चों, हाइड्रोजन, अपवाद में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अपवाद वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करना। उसके बाद नेक्स्ट आपका है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्सीजन बनाते हैं, ये मैंने बताया था। और इसका मैंने आपका केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली तरीके से भी समझाया था। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप इसके पहले वाले वीडियो में 1 2 3 और जरूर देखें। जब हाँ, अब अगर क्षारीय बनाते हैं, और क्षारीय बनाते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या बताता है कि जब क्षारीय हो तो ये रेड लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, और अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। और अम्लीय ऑक्साइड बच्चों, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो SO2 बनेगा। और ये भी बताता है जो सल्फर ऑक्साइड को हम आगे भी वाटर के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, आपको बताया था। उसके बाद है मेरे यहाँ धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाती है। ये भी मैंने रिएक्शन में बताया था, क्षार बन जाता है और यहाँ पे ये अम्ल बन जाता है। जैसे SO2 है और इसी SO2 के साथ हम H2O के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो H2SO3 और ये यानी कि अम्ल का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद है बच्चों
धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाँ, धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाता है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और इसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करता है, हाइड्रोजन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है, और जब त्याग नहीं सकता है तो ये क्या करता है, ग्रहण करने वाला, तो ग्रहण करता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को ये बना नहीं सकता। इसलिए फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड एवं गैस बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें अलग अलग चीज बताया था आपको कि ये गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ और भाप के साथ, ये तीनों मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था इसके पहले वीडियो में, आने की शायद वीडियो नंबर 2 में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों अगर एग्जाम के व्यू से बात करूं तो एग्जाम के व्यू से धातु और अधातु में कोई दो रासायनिक अंतर लिखे, ये आपके 2014 के जेक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में आ चुका है और इस तरह से आपके आ सकते हैं। तो आप इसे राइट डाउन कर ले और आप इसे अच्छी तरीके से रिमेंबर कर ले, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो आप अपने घर पे रह करके आराम से पढ़े। धन्यवाद बच्चों। अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी कि धातु और अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया कैसे करती है, उसका जवाब आपको इस पॉइंट से मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है बच्चों कि धातु की अभिक्रिया अथवा अधातु की अभिक्रिया, यानी कि धातु की अभिक्रिया अथवा अधातु की अभिक्रिया उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, ठीक है। अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो कि कोई भी एटम का, कोई भी यानी कोई एलिमेंट का एटम के बाह्य कोश में, यानी जो बाह्य कक्षा है उसमें, यानी कि बाह्य कक्षा मतलब आप शायद आप पढ़ेंगे के एल एम एन, एक से पढ़ रखेंगे। जो बाह्य कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई शेयरिंग करके करता है, कोई डोनेट करके करता है, वो अलग अलग तरीके आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या समझे कि वो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन के अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वही पॉइंट मैंने बताया इसमें भी कि जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो वही होते हैं जो कोई भी एटम के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी तत्व के कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार भरती है, यानी कि आपको बताया था कि KLMN जो सेल है, तो उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो कहां से भरते हैं, 2n² के अनुसार। और n का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर हम 1 का n की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी कि पहला सेल में क्या कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अब 2 को यहाँ रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 हो जाएगा, और इसके मतलब दूसरा सेल में कितना होगा, 8 होगा। तो 2 8 18 बातें इस तरह से सेल भरते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे कि आप कैल्शियम का ले सकते हो, कैल्शियम क्या करता है कि 2 8 8 और 2 से भरता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहिए। कोई भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जो नियर बाय ऑक्टेट या डुएट होते हैं वो अपना फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जिन तत्वों के अंतिम कक्षा में पूर्ण रूप हो जाती है वह तत्व अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिन तत्व के अंतिम कक्षा में, अभी क्या देखे थे कि अंतिम जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते थे। अगर वो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब नहीं रहेगा तो वो अभिक्रिया में भाग कभी भी नहीं लेती है, ठीक है। अब वे धातु अधातु जो जिसके अंतिम कक्षा में पूर्ण रूप से नहीं भरी होती वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो पूर्ण रूप से नहीं भरी होती वही क्या कर लेती है, अभिक्रिया में भाग लेती है। जो अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन करते। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे क्या देखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि जो उसके बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है, वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। लेकिन अगर वो बाह्य इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो त्यागता है उसे क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, और जो ग्रहण करता है उसे ऋणायन कहते हैं, ठीक है। अब जो धनायन और अनायन को जो क्रमशः हम किस साइन से डिनोट करते हैं, अगर धनायन है तो पॉजिटिव साइन से, और ऋणायन है तो नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये आपका कुछ एलिमेंट है जो आपको मैं बताता हूं। अब यहां देखिए कि
तत्व के प्रकार, तत्व उत्कृष्ट गैस जैसे कि आपका हीलियम है यहाँ पे, तो हीलियम के परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 2 होता है। तो 2 होता है, इसका जो सेल है KLMN यहाँ पे लिया गया, तो यहाँ पे एक सेल में कितना 2 है। जब ये आप और बताया था क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो फिल करता है 2n स्क्वायर के अनुसार करता है, तो 2n स्क्वायर जब n का वैल्यू 1 था तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब जो अष्टक या फिर जो द्वि यानी कि डुएट और ऑक्टेट जो पूरा करते हैं वही क्या हो स्टेबल हो जाती है इलेक्ट्रॉन, तो एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं। जब इसका 2 है इसके मतलब क्या है हीलियम यहाँ पे अस्टेबल हो गया। अस्टेबल हो जाने के मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। उसी तरह से नियोन है बच्चों, नियोन में कितना होते हैं परमाणु संख्या 10 होते हैं। जब 10 होते हैं तो पहला का इस सेल में कितने होते हैं 2 और दूसरे सेल में कितने होते हैं 8। जब 2 8 और ये डुएट और ये हो गया ऑक्टेट, डुएट का मतलब 2 और ऑक्टेट का मतलब 8। तो अभी पता चाहिए बताया था कि जो सेल भरते हैं किसके अनुसार 2n स्क्वायर के अनुसार भरते हैं, किसके अनुसार 2n स्क्वायर के अनुसार। तो अब दूसरे में क्या देखिए जब n का वैल्यू जब 2 रखते हैं तो कितना आता है 8 आता है। तो पहला में 2 और दूसरा में 8, तो इस तरह 10 हो गया, ये क्या हो गया नियो, तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसी तरह सिमिलरली आर्गन भी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। अब बच्चों बचे यहाँ पे धातु आपका सोडियम, तो जो सोडियम है सोडियम के का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, 11 होता है। पहला सेल में कितना होगा 2 होगा, दूसरे में 8 होगा। जब 2 और 8 इसका हो गया यानी पहला सेल दूसरा सेल में, तो तीसरा सेल में कितना है 1 है। इसके मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वैलेंसी कितना इसका 1 है। और जो 1 है ना जो बाह्य कक्षा में यही सब इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या करेगा जो बाह्य कक्षा में होता है वही आपका अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कितने 1 है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेने वाले कितने 1 हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहरी सेल में है, जो बाहरी सेल में है वही अभिक्रिया में भाग लेता है और दूसरे कोई भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं इसके एमजी का, तो एमजी में कितना होता है एटॉमिक नंबर 12, 12 का 2 8 हो गया। अब ये 2 इसके अच्छा ये एक बच्चों अब यहाँ पे ऑक्टेट डुएट अगर हम समझ सकते हैं, जब ये डुएट और ये ऑक्टेट पूरा कर चुका है तो ये अब क्या करेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन तो इसे कोई देगा नहीं। अगर 8 करता तब तो ये 8 पूरा हो जाता, तब तो ये ऑक्टेट बन जाता। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो अब 2 कर बना नहीं सकता, क्योंकि जो ये जब भी फिल होता है सेल तो या तो बराबर होता है या तो हमेशा बढ़ते जाता है। जब 2 है उसके बाद 8 भरा है तो 8 से कम यहाँ नहीं भर सकता है। इसमें 2 तो पॉसिबल है या हाँ 8 पॉसिबल है, लेकिन या तो फिर 8 से ज्यादा। तो यहाँ तो 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसे क्या करना होगा डोनेट करना होगा। जब सोडियम है एंड ये जो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 आएगा। अभी बताया था ना कि यहाँ पे धनायन के लिए पॉजिटिव चार्ज, तो ये डोनेट कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा जितना इसके इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेगा, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कितने 1 है इसलिए 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से Mg2 आएगा, एल्युमिनियम का 3 आएगा, आपका पोटेशियम का 8 आएगा, कैल्शियम का 1 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेरा अधातु में। अधातु ये मेरा धातु का अधातु का आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो ये सब बात करते हैं। तो यहाँ इसके 7 है, 7 है तो देखो यहाँ 2 और 5 हो गया। इसके मतलब है बच्चों कि इसके ये आपने डुएट कंप्लीट कर चुका है, इसमें ऑक्टेट पूरा करना है। जो ऑक्टेट पूरा करना है तो आप देखो यहाँ पे जो ऑक्टेट पूरा करना है, क्या करना है ऑक्टेट पूरा करना है। तो 8 अगर 8 होता तो स्टेबल होता, 8 पूरा करने के लिए इसे क्या चाहिए 3 चाहिए या तो 5 को डोनेट करना होगा। तो कोई भी चीज है कि यार आधा से ज्यादा है तो डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, डोनेट नहीं कर सकता, ले तो सकता। जब ये ले सकता है ग्रहण कर सकता है, इसलिए क्या जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा नेगेटिव चार्ज पे 3 आएगा। इस तरह से ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे 2 है, ये 6 है, तो इसे 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2। इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा 2 आएगा। इसे फ्लोरीन का कितना आएगा, फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 9 आता है, इसका पहला सेल में कितना है 2 है, दूसरे सेल में कितना है 7 है। तो इसे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। इस तरह से सिमिलरली बच्चों इस पे 3 आ जाएगा, इस पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ये आपको टेबल समझ आ गया। ये आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज जो अभी बता रहा हूँ वो आपका लास्ट नाइन में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तो समझ रहे हैं ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कोशिश करूंगी इसको, या तो फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्लोरीन बच्चों यहाँ पे क्लोरीन को भी ले लिया हूँ, और इस प्रकार दो तत्व परमाणु के बीच में आदान प्रदान करके अभिक्रिया करते हैं। अब बच्चों अभी अभिक्रिया करते हैं, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक आपके
क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण द्वारा अन्य टूओं का निर्माण दर्शाइए। मैं इसका दिखाऊंगा आगे जाकर के, क्योंकि क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर भी लिख दिया हूं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चलिए आज मैं इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट मिलूंगा तो इसमें बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, धन्यवाद।